जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन के बारे में। सोचिए, एक समय था जब भारत में 500 किसी व्यक्ति को भेजने के लिए बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड और बैंकिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज केवल एक क्यूआर कोड स्कैन, अमाउंट इंटर और यूपीआई पिन के जरिए कुछ ही सेकंड में बैंक टू बैंक पेमेंट हो जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई केवल पेमेंट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह इंडिया की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनटेक रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पिलर बन चुका है। चलिए बात करते हैं यूपीआई है क्या। यूपीआई एक रियल टाइम और इंटरऑपरेबल डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। इसके माध्यम से एक ही इंटरफेस से मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है और पर्सन टू पर्सन तथा पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट किया जा सकते हैं। इसका बेसिक मॉडल है बैंक अकाउंट, यूपीआई ऐप, यूपीआई क्यूआर कोड, ऑथेंटिकेशन, इंस्टेंट पेमेंट, यानी पैसे किसी वॉलेट में ज़रूरी नहीं कि पहले जाए। पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट बेस्ड इकोसिस्टम में प्रोसेस होती है। चलिए बात करते हैं यूपीआई की आवश्यकता क्यों महसूस हुई भारत में, जिसकी वजह से भारत में यूपीआई लाना पड़ा। यूपीआई से पहले भारत में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, कार्ड, वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे कई पेमेंट चैनल मौजूद थे, लेकिन इकोसिस्टम काफ़ी फ्रैगमेंटेड था। अलग अलग सिस्टम की अलग अलग प्रोसेस थी। स्मॉल मर्चेंट के लिए कार्ड एक्सेप्टेंस हमेशा कन्वीनियंट नहीं था और एक ऐसा यूनिवर्सल इंटरफेस नहीं था जो अलग अलग बैंक और एप्लीकेशन को सहज तरीके से जोड़ सके। इसलिए आवश्यकता थी एक ऐसे आर्किटेक्चर की जो सिंपल, इंटरऑपरेबल, फास्ट और मास मार्केट डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार कर सके। चलिए बात करते हैं यूपीआई की कहानी। 2016 से नहीं, उससे पहले शुरू हुई। यूपीआई की फाउंडेशन की डेवलपमेंट से बनी एनपीसीआई ने के रिटेल पेमेंट इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज और इंटीग्रेट करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आईएमपीएस ने इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की ज़मीन तैयार की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में मदद की। जब बैंक अकाउंट, मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल आइडेंटिटी और इंस्टेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ आए, तब यूपीआई के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ। यूपीआई कब लॉन्च हुआ, बात इस पे आती है। यूपीआई के लॉन्च को लेकर एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखना चाहिए। 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई का पायलट लॉन्च हुआ। इसे मुंबई के तत्कालीन आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन ने 21 मेंबर बैंक के साथ लॉन्च किया। इसके बाद 25 अगस्त 2016 को यूपीआई कस्टमर के लिए ऑफिशियली गो लाइव हुआ। इसलिए यूपीआई में सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट होगा, यूपीआई वॉज piloted on 11 April 2016 and went live for customer on 25 August 2016। अब बात आती है यूपीआई किसने बनाया था, इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ प्रीलिम्स का कॉमन ट्रैप है। यूपीआई को आरबीआई ने डेवलप नहीं किया। इसका डेवलपमेंट और ऑपरेशन एनपीसीआई के साथ जुड़ा है, जबकि आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ओवरसाइट प्रदान करता है। बैंक कस्टमर अकाउंट और बैंकिंग रेल्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि पीएसपी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़र को पेमेंट इंटरफेस उपलब्ध कराते हैं। इसलिए शॉर्ट फार्मूला याद रखें, एनपीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, आरबीआई रेगुलेटरी ओवरसाइट है, बैंक अकाउंट से जोड़ता है, ऐप से यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं यूपीआई पेमेंट प्रैक्टिकली कैसे होता है। आइए चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप पर 500 रुपये का सामान खरीदा।
आप मर्चेंट का QR कोड स्कैन करते हैं, 500 एंटर करते हैं और UPI पिन से ऑथेंटिकेशन करते हैं। इसके बाद पेमेंट इंस्ट्रक्शन पेमेंट इकोसिस्टम के माध्यम से प्रोसेस होती है, आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट होती है और बेनिफिशियरी यानी मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। यही रियल टाइम अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट UPI को सामान्य डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस में इतना पावरफुल बनाता है। UPI की असली ताकत क्या है, आइए चलिए इस पे बात करते हैं। UPI की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ केवल स्पीड ही नहीं बल्कि इंटरऑपरेबिलिटी है। इसका अर्थ है कि अलग अलग पार्टिसिपेटिंग बैंक और पेमेंट एप्लीकेशन एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ UPI ID, QR कोड, मोबाइल बेस्ड एक्सेस, मल्टीपल बैंक अकाउंट, P2P और P2M पेमेंट जैसी सुविधा ने डिजिटल पेमेंट और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम को निकालकर आम नागरिक के लिए डेली लाइफ एक्सपीरियंस ही बदल दिया है। UPI एक नए इनोवेशन। UPI समय के साथ लगातार इवॉल्व हुआ। UPI 2.0 ने एडिशनल कैपेबिलिटी जोड़ी। UPI ऑटो पे, रिकरिंग पेमेंट और मैंडेट के लिए उपयोगी है। UPI लाइट छोटी वैल्यू ट्रांजैक्शन को सरल बनाने के लिए बनाया गया। UPI 1 2 3 पे फीचर फ़ोन यूजर्स तक डिजिटल पेमेंट पहुंचाने की कोशिश है। वह UPI ऑन क्रेडिट ने क्रेडिट लिंक पेमेंट पॉसिबिलिटी को एक्सपेंड किया और इस तरह UPI केवल एक मर्चेंट मेथड नहीं बल्कि एक ब्रॉड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाता है। भीम और UPI में अंतर क्या है? दिसंबर 2016 में भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी लॉन्च हुआ। यह एक डिस्टिंक्शन याद रखें, UPI और भीम एक चीज़ नहीं है। UPI अंडरलेइंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जबकि भीम एक UPI बेस्ड एप्लीकेशन है। इसी प्रकार गूगल पे, फ़ोन पे एक अन्य पार्टिसिपेटिंग एप्लीकेशन को UPI इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यूज़र इंटरफेस सर्विसेज के रूप में समझा जा सकता है। अब बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन और UPI का संबंध क्या है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ जबकि UPI कस्टमर के लिए 25 अगस्त 2016 को ही लाइव हो चुका था। यानी डिमोनेटाइजेशन ने UPI को पैदा नहीं किया, लेकिन कैश शॉर्टेज और डिजिटल पेमेंट पुश के कारण अडेप्टेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इसलिए UPSC में डिस्टिंक्शन जरूर लिखें। डिमोनेटाइजेशन एक्सेलरेटेड UPI अडॉप्शन, इट डिड नॉट क्रिएट ए UPI। अब चलिए बात करते हैं UPI के 10 साल में कितने बदलाव आए। 2016 में UPI केवल 21 बैंकों के साथ शुरू हुआ था। 10 साल बाद 2026 में इकोसिस्टम 741 लाइव बैंक तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 2016 टू 17 में एनुअल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम केवल लगभग 1.78 करोड़ था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 में बढ़कर 24,161.69 करोड़ ट्रांजैक्शन हो गया है। ट्रांजैक्शन वैल्यू में भी लगभग 0.7 लाख करोड़ से बढ़कर 314 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह केवल टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं बल्कि इंडिया के पेमेंट बिहेवियर में स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है। जुलाई 2026 का एक रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। UPI ने लगभग 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं और ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग 29.9 लाख करोड़ रही। इस स्केल को समझने के लिए इतना याद रखें कि UPI अब रोजाना दसियों करोड़ों ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। यही वजह है कि UPI को दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम में गिना जाता है। इंडिया में कितने लोग UPI यूज़ करते हैं? जून 2026 तक लगभग 55.49 करोड़ यूज़र UPI प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डेड थे। लगभग 554 यह लगभग 554.9 मिलियन इंडिविजुअल के बराबर है। लेकिन यहाँ UPSC एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनबोर्डिंग यूज़र को मंथली एक्टिव यूज़र नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए आंसर में
55.49 करोड़ ऑनबोर्ड यूज़र लिखना अधिक एक्यूरेट है। इंडिया की पॉपुलेशन में कितना है? वर्ल्ड बैंक के 2025 पॉपुलेशन एस्टीमेट के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 146.39 करोड़ थी। अगर 55.49 करोड़ ऑनबोर्डेड यूपीआई यूज़र की तुलना इस पॉपुलेशन से करें तो लगभग 38% बैठता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इंडिया की 38% पॉपुलेशन एक्टिव यूपीआई यूज़ करती है। यह केवल ऑनबोर्डेड यूज़र फिगर का पॉपुलेशन कंपैरिजन है। यूपीएससी में वर्डिंग की एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया के डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का डोमिनेंस। यूपीआई की सबसे बड़ी उपलब्धि में से इसका एक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम डोमिनेंस है। फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 में यूपीआई ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को लगभग 85% हिस्सा अकाउंट किया। इसका मतलब है कि यूपीआई अब केवल अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड नहीं बल्कि इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट बन चुका है। ग्लोबल यूज़र का सही आंसर क्या है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया में कितने लोग यूपीआई यूज़ करते हैं तो कोई ऑफिशियल कंसोलिडेटेड ग्लोबल यूज़र नंबर नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है कि यूपीआई का मुख्य यूज़र बेस इंडिया में ही है, जबकि फॉरेन कंट्री में इसका यूज़ अलग अलग मॉडल जैसे मर्चेंट पेमेंट, क्यूआर मर्चेंट और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के रूप में होता है। इसलिए रिलायबल ऑफिशियल फिगर है 55.49 करोड़ ऑनबोर्डेड यूज़र ने इन इंडिया, जबकि ग्लोबल यूपीआई यूज़र का कंसोलिडेटेड ऑफिशियल नंबर उपलब्ध नहीं है। इंडिया के बाहर यूपीआई के बारे में बात करते हैं। 2026 तक यूपीआई एक्सेप्टेंस और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिमिटेंस अरेंजमेंट 11 फॉरेन कंट्री तक पहुंच चुके हैं। इसमें भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, कतर, कंबोडिया, ग्रीस, मालदीव शामिल हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हर कंट्री में यूपीआई की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सामान्य नहीं है। यही मर्चेंट पेमेंट प्रमुख है, कहीं रेमिटेंस या P2P लिंकेज महत्वपूर्ण है। यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन की कहानी। यूपीआई की इंटरनेशनल जर्नी भूटान और सिंगापुर से शुरू होकर यूएई तक पहुंचकर और फिर फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका तथा नेपाल जैसे देशों तक एक्सपेंड हुआ। इसके बाद कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव जैसे नए कॉरिडोर जुड़े। इसका अर्थ है कि यूपीआई अब केवल डोमेस्टिक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, अब ये धीरे धीरे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी का इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। कंबोडिया का महत्व के बारे में बात करते हैं। कंबोडिया में यूपीआई एक्सेप्टेंस का डेवलपमेंट इंडिया की एशियन कनेक्टिविटी और डिजिटल डिप्लोमेसी के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन ट्रैवलर कंबोडियन खार्क इकोसिस्टम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें टूरिज़्म, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स के साथ इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की इंटरनेशनल रीच भी दिखाई देती है। ग्रीस और मालदीव के बारे में बात करें। ग्रीस और मालदीव 2026 में डेवलपमेंट यूपीआई के लिए एक नए फेज़ को दिखाते हैं, जहां फोकस केवल टूरिज़्म, मर्चेंट पेमेंट पर नहीं बल्कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कनेक्टिविटी पर भी बढ़ रहा है। यानी यूपीआई का इवोल्यूशन इस दिशा में है। यूपीआई को दुनिया का सबसे पहला इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम कहना गलत होगा। यूके का फास्ट पेमेंट 2008 में लॉन्च हुआ। सिंगापुर का फास्ट 2014 में लॉन्च हो चुका था। इसके बाद इंडिया का यूपीआई 2016 में आया। इसलिए इंडिया अचीवमेंट इंस्टेंट पेमेंट इन्वेंट करना नहीं है। इंडिया अचीवमेंट है इंटरऑपरेबिलिटी, क्यूआर, मोबाइल फास्ट एक्सपीरियंस, बैंक अकाउंट पेमेंट और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मासिव पब्लिक स्केल पर इंटीग्रेट करता है। चलिए वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हैं थोड़ा, अलग अलग देशों में पेमेंट सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है। दुनिया के कई बड़े इकोनॉमिक्स ने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम को विकसित किए हैं। जैसे यूके में फास्टर है पेमेंट है, सिंगापुर में फास्ट है, थाईलैंड में प्रॉम्प्ट पे है, ऑस्ट्रेलिया में एनपीपी है, ब्राज़ील में पिक्स है, इंडोनेशिया में बीआई फास्ट है, सऊदी अरब में सराइक है, पाकिस्तान का राष्ट्र है, यूएसए का फेडनाउ है। इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तेज़ी से रियल टाइम अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट की ओर बढ़ रहा है। कंक्लूजन देखते हैं। 2016 में 21 बैंक से शुरू हुआ यूपीआई। 2026 में 241 लाइव बैंक, 55.49 करोड़ ऑनबोर्डिंग यूज़र और फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 में 24,161
करोड़ ट्रांजैक्शंस वाले विशाल इकोसिस्टम में बदल चुका है। इसकी जर्नी केवल पेमेंट टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, यह फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक इनोवेशन और इंडिया डिजिटल डिप्लोमेसी की कहानी भी है। लेकिन अगले दशक की चुनौती केवल मोर ट्रांजैक्शन नहीं होगी। असली लक्ष्य होगा सिक्योर ट्रांजैक्शन, इंक्लूसिव एक्सेस, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, सिस्टम रिजिलेंस और सीमलेस क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेबिलिटी। थैंक यू।